चैप्टर 1 पे आ जाओ। जो चैप्टर 1 की ये वही है सेम, थोड़ा सा नोट लिखेंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी यहाँ पे लिख लेंगे क्या क्या है। चैप्टर 1 इंडियन इकोनॉमी ऑन ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, देखते जाओ। तो यहाँ पे पहले हमारे इंडिया की इकोनॉमी की कैसा स्टेटस था, क्या नहीं था। अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी था एट ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, उससे पहले की बात नहीं कर रहे क्योंकि पूछता भी नहीं। और उसके बाद इसके कौन सी ग्रोथ था हमारा, ये स्टैग्नेंट मतलब वेरी स्लो ग्रोथ। ठीक है, ये दो टाइप की स्टेटस थे, ये बस कभी कभार एमसीक्यू में पूछेगा बट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद आगे चलते जाओ, अब क्या पूछेगा, ये वाला चीज इंपॉर्टेंट है, हर साल पूछता है एमसीक्यू की फॉर्म में। पर कैपिटा इनकम अकॉर्डिंग टू वीके आरबी राव, हो गया। ये क्या है, जीडीपी जो ग्रोथ है वो लेस देन 2% है। एंड पर कैपिटा आउटपुट, यानी जो जीडीपी है पर कैपिटा आउटपुट रियल जीडीपी, वो कितने यहाँ पे पर कैपिटा पर इंसान 0.5%। यानी दोनों के दोनों बहुत मिजरेबल कंडीशन है, इसलिए इसके नाम क्या पड़ गया था, स्टेगनेंट या अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी। अब आ जाओ, यहाँ पे बात करते हैं। जैसे हम बस इतना बोलने से काम नहीं चलेगा, हमने अपनी पूरा इकोनॉमी को उसी टाइम पे 6 सेक्टर में डिवाइड किया और 6 की 6 में क्या प्रॉब्लम थी वो हम यहाँ पे देखने वाले। तो सबसे पहले आ जाएगा कौन से, एग्रीकल्चरल सेक्टर। ठीक है, एग्रीकल्चरल सेक्टर में पहले क्यों ज्यादा इंपोर्टेंट क्यों देंगे, क्योंकि हमारा इकोनॉमी एग्रीरियन इकोनॉमी है। क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि डायरेक्टली हो इनडायरेक्टली हो 85% लोग इसके ऊपर डिपेंड है। कितनी परसेंट लोग, 85%। अब आ जाओ, सबसे पहले क्यों था इसमें कंडीशन, लैंड सेटलमेंट सिस्टम, इसको हम और क्या बोलते हैं, परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम। इसको इंट्रोड्यूस कौन किया था, कर्नवालिस ने इसको करा था इंट्रोड्यूस, कब, 1793 में। ठीक है जी, 1793 में उसने इसको इंट्रोड्यूस किया था। और इसका मतलब ये था कि भाई यहाँ पे होगा क्या, जमींदार इसकी ओनर होंगे। देखो ये जो टॉपिक है कुछ इसकी नाम चेंजेस है, वो हम लास्ट में देखेंगे। मतलब नाम क्या, इंडायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछ सकता है, वो देख लेंगे। लैंड सेटलमेंट सिस्टम इसको बोलते हैं। यहाँ पे मिडिल मैन था, कौन था वो, जमींदार। और वो लोग यानी अपनी जमीन में काम कराने के नाम से टीलर से क्या लगते हैं, टैक्स। उस टैक्स को हम क्या बोलते हैं, लगा। ठीक है, अब ये टैक्स तुम दे, कोई अगर दे नहीं पाएगा, कुछ प्रॉब्लम हुआ, तो वो क्या बन जाएगा, लैंडलेस लेबर बन जाएगा। क्या बन जाएगा वो, लैंडलेस लेबर। तो ये इंपैक्ट था किसकी, लैंड सेटलमेंट सिस्टम की। इसको हम क्या बोलते हैं, परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम। ठीक है, चलो आगे देखो। फिर आ जाओगे कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, सेकंड पॉइंट लिखो, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। हाँ, तो इसमें इन्होंने क्या कर दिया गया, जो फूड क्रॉप वो किस में कन्वर्ट हो गया, कैश क्रॉप में। ये एक्चुअली क्या रीजन था इसके पीछे, क्योंकि उस टाइम पे जो रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन था वो कहां पे होता था, ब्रिटेन में। तो उनको रॉ मटेरियल चाहिए, तो इंडिया को वो देखते थे एज ए मार्केट ऑफ रॉ मटेरियल। तो मेन रीजन इसके पीछे यही था कि रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट ऑफ ब्रिटेन, तो इसलिए यहां पे लेके जाते थे। हो गया जी, फटाफट से लिखते जाओ, दिमाग में याद करते जाओ, लेट मत करो। लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी, तो उस टाइम पे हमारे जो एग्रीकल्चर में कैसे प्रोडक्टिविटी था, लो लेवल। क्योंकि हम कौन सी मेथड यूज करते थे, किस लिए लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी, यहां पे देखते जाओ। लैक ऑफ इरिगेशन, लैक ऑफ इनपुट, टेक्नोलॉजी यहाँ पे पुराने वाली है, आउटडेटेड वाली टेक्नोलॉजी। ठीक है, और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, यहाँ पे जो ओनर थे यानी जमींदार थे, उनकी पार्टिसिपेशन ना की बराबर, वो बस शेयर में पार्टिसिपेट करेंगे। यानी प्रॉफिट हुआ तो दे दो, लॉस हुआ तो तुम फ्री भी दे दो। इनका ये स्ट्रेटेजी था, प्रॉफिट पे भी हिस्सा लेंगे, लॉस पे भी प्रॉफिट लेते थे। हो गया, चलो लिख लिया सबने। ये किसके बारे में था, सब एग्रीकल्चर के बारे में। अभी आ जाओ, हम बात करते हैं किसके बारे में, इंडस्ट्री के बारे में। इंडस्ट्री के बारे में लिख लो, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन नंबर 1 हम बात करेंगे। तो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन उस टाइम पे हमारे पास कौन सी इंडस्ट्री थी, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, है ना। कौन सी इंडस्ट्री, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। तो उसको हटाने के लिए इन्होंने पहला मोटिव क्या लगाया, टू फोल्ड मोटिव। आता है एग्जाम में पूछेगा, टू फोल्ड मोटिव क्या है, याद रखना। फोल्ड 1, एक्सपोर्ट ऑफ प्राइमरी गुड्स यानी रॉ मटेरियल टू ब्रिटेन। फोल्ड 1 क्या है, कॉपी में नोट में डाल दो, ये डाल दो हेडिंग टू फोल्ड मोटिव। तो फोल्ड 1 क्या है, फोल्ड 2 क्या है, मैं बोल रहा हूं, याद रख लो और लिख लो अपनी कॉपी में। फोल्ड 1 क्या हुआ, एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल टू ब्रिटेन।
हो गया। फिर नंबर 2 फोल्ड 2 क्या है यहां पे, इंपोर्ट ऑफ फिनिश गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन। हो गया फ्रॉम ब्रिटेन, ये टू फोल्ड मोटिव हो गया। अब आ जाओ यहाँ पे डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी, यानी ऐसे खाली बोलने पे कोई इंडियन तो करने वाला था नहीं, फिर कैसे करेगा, बोला टैरिफ पॉलिसी इसके ऊपर इंपोज कर दो। कौन सी वाला टैरिफ पॉलिसी, यानी तीन चीज यहाँ पे याद रखना, अपनी कॉपी में लिख लो वो टैरिफ पॉलिसी तीनों के तीनों। नंबर 1 ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल, इसी के अंदर ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल। हो गया रॉ मटेरियल, हाँ टू ब्रिटेन, खाली ब्रिटेन के लिए। ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑफ फिनिश गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन, फ्रॉम ब्रिटेन। थर्ड में लिखो इंपोज हाई टैक्स, impose high tax on export of finished goods, impose high tax on export of finished goods। हो गया, यानी अगर इसको एक लाइन में बोल दें तो क्या हो जाएगा कि अगर तुम ब्रिटेन से कोई सा भी फिनिश गुड्स इंपोर्ट करो या उनको रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करो, कोई टैक्स नहीं। बाकी किसी कंट्री साथ तुम किसी भी टाइप का डील करते हो तो हाई टैक्स। अब आ जाओ इसके एडवर्स इफेक्ट क्या क्या पड़ा, नेगेटिव इफेक्ट, हमारे इंडस्ट्री खत्म होगी तो हमारे लोग क्या हो गए, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, हाई अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, और हम डिपेंड हो गए किसके ऊपर, इंपोर्ट ऑफ फिनिश गुड्स के, हम इंपोर्टेड गुड्स के ऊपर डिपेंड हुए कि हमारे पास यहाँ पे इंडस्ट्री खत्म हो गई। हो गया जी। नेक्स्ट इंडस्ट्री में क्या आया, प्लस लैक ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री, यानी हमारे ये किस लिए कैपिटल इंडस्ट्री हमारे पास क्यों नहीं बना, क्योंकि ब्रिटेन उस टाइम पे जो गवर्नमेंट था हमारे पास वो ये चाहता था कि जो रैपिड इंडस्ट्री वो कहां पे हो, ब्रिटेन में हो। तो इंडिया में क्यों ध्यान देंगे वो, तो इंडिया, इसलिए इंडिया में वो ध्यान नहीं दिए। तो लैक ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री, ठीक है, यहाँ पे है नहीं। हो गया क्या, फिर आगे आ जाओ और क्या हमारे पास है, हमारे पास इंडस्ट्री है नहीं तो जीडीपी टुवर्ड्स कहाँ कंट्रीब्यूशन होगा, तो वही लिखा है यहाँ पे लो कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी, हमने कंट्रीब्यूशन कुछ नहीं करा, इंडस्ट्री थी नहीं। लिमिटेड रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, पब्लिक सेक्टर किसका होता, अगर होता भी तो वही ब्रिटिश गवर्नमेंट का ही होता, क्योंकि पब्लिक सेक्टर उस टाइम पे भाई उसका ध्यान था नहीं तो कहां से करेगा। तो ये सारे किसकी पॉइंट है, ये इंडस्ट्री की, यानी कुल मिला के उन्होंने इंडस्ट्री में यहाँ पे ध्यान नहीं दिया, वो सारे कहां पे ध्यान दिया उन्होंने, अपनी खुद की गवर्नमेंट में, खुद की इसमें, बोला इंडिया को एज ए क्या बनाओ, फीडर मार्केट, बस इंडिया से रॉ मटेरियल ले जाओ, अपने वहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन करो, फिनिश गुड्स इन्हीं को इलाके बेच दो। ठीक है, तो इंडिया मार्केट एज ए नॉर्मल मार्केट की तरह यूज होता था। फॉरेन ट्रेड के बारे में बात करेंगे, वही बोला हमने टू फोल्ड मोटिव था, तो एक्सपोर्ट ऑफ प्राइमरी गुड्स एंड इंपोर्ट ऑफ क्या था यहाँ पे, फिनिश गुड्स। ठीक है जी, प्राइमरी गुड्स को एक्सपोर्ट करना और इंपोर्ट करना फिनिश गुड्स, हमारा यही काम रह गया। पूरे का पूरा जो कंट्रोल था ना, मोनोपोली कंट्रोल, वो किसका था, ब्रिटिशर्स का था, यानी मोर देन 50% ऑफ जो ट्रेड था वो किसके साथ होता था, ब्रिटेन के साथ। वो ट्रेड और बढ़ावा दिया गया उसको बाय ओपनिंग ऑफ स्वेज कैनाल इन 1869, यानी इन्होंने एक डायरेक्ट रूट ढूंढ लिया इंडिया से लेके ब्रिटेन तक। बोला पहले अफ्रीका से लेकर पीछे घूम के आते थे, पूरा डिस्टेंस को इन्होंने आधा ही कर, इनको डायरेक्ट रूट मिल गया स्वेज कैनाल की। ठीक है, विथ अदर, अभी यानी ब्रिटेन के साथ तो मोर देन 50 था, और कौन कौन पार्टनर थे हमारे पास, सिलोन मतलब श्रीलंका, पर्शिया मतलब ईरान, चाइना तो है ही आज की डेट में। ठीक है, तो इनके साथ हमारा और ट्रेड चलता था। अब उस टाइम पे और भी ट्रेड हम अगर बात करें तो अभी म्यांमार सुना है सबने, तो वहां पे भी एक रेंगुन करके जगह था वहां पे, तो हाँ, तो वहां पे क्या है इसमें, वो बहुत ट्रेड उनसे भी हम करते थे, तो वो यहाँ पे भले ही लिखा नहीं है बट उनके साथ अच्छे पार्टनरशिप थी। हो गया जी, मर्जी तेरा, तू दोनों लिख ले, एक वर्ड लिखने में तेरा हाथ थोड़ा ना घिस जाएगा।
हो गया। अब बट देखो हमारे पास इतनी ट्रेड, हम ट्रेड सरप्लस थे, जाहिर सी बात है उस टाइम पे हमारे पास इतना पैसा नहीं होंगे कि हम सारी चीजें इंपोर्ट करें, बट एक्सपोर्ट पक्का तो होता ही था, हम करते भी नहीं थे, वो जबरदस्ती लेके जाते थे। उस टाइम को अगर हम देखें इकोनॉमी को, तो हमारी इकोनॉमी को तुम्हें कैसे लगेगा, एज ए एक्सपोर्ट सरप्लस इकोनॉमी, क्योंकि भर भर के हम रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करते थे। तो पैसा हमारे पास आता होगा इन फॉर्म ऑफ गोल्ड, ब्रिटेन करेंसी आता होगा, वो पैसा जाता कहां से, वही बोलेंगे ड्रेन ऑफ वेल्थ, उसी का नाम है कि पैसा तो हमारे पास आया, ठीक है। एक्सपेंचर्स ऑन ऑफिस सेटअप, उन्होंने पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को ही चेंज कर दिया, कलेक्टर रहेगा, ये रहेगा, वाइस रॉय, ये सब वगैरह, तो उनके लिए ऑफिस वगैरह सेटअप करनी है, तो उस पैसे में वहां खर्चा कर दिया। हमारे अगेंस्ट लड़ाई भी लड़नी है, कुछ पैसा वार में खर्चा कर दिया, इनके लड़ाई करो, इन्हीं के पैसे से लड़ाई करो, ठीक है, हमारे पैसे क्या कर। और उसके बाद इंपोर्ट ऑफ इनविजिबल आइटम्स, सबसे बड़ा इनविजिबल आइटम क्या था हमारे पास उस टाइम पे, इंडिया जो बाहर सामान एक्सपोर्ट करेगा ना, उसके लिए हमारे पास कोई प्रॉपर शिप्स वगैरह नहीं थे, तो ये जो उस क्या थे, देखो हमारे टाइम पे हम बड़े शांत स्वभाव के लोग थे उस टाइम पे, हमें एक्सपोर्ट करनी है, बिजनेस करने से मतलब है, हम वो अपनी जहाज के सामने तोप लगाओ, बंदूक लगाओ, ये सिस्टम हम करना नहीं था, हमें तो इतना बिलीव नहीं था, हम तो अहिंसावादी थे उस टाइम पे, बड़ा नरम पति वाले लोग। बट उन्हीं की जो शिप्स वगैरह थे कहाँ पे, क्योंकि वो लड़ाई करने के लिए यहाँ पे आते थे, कि रास्ते में पक्का पता है कि उनको ये मिलेंगे, वो मिलेंगे, हम उससे लड़ेंगे, पहले से रेडी, तो उन्हीं की जो वार, उनका सिर्फ वारशिप था, तो इसका मतलब क्या, सब तोप वगैरह सब कुछ लगा के ना सब कुछ काम करते ही वो, तो ये सारी चीजें हो गया जी। तो इंपोर्ट ऑफ क्या लिखा, इनविजिबल आइटम, सबसे बड़ा इनविजिबल आइटम कौन सा है तुम्हारा, कौन सा, शिपिंग। चलो लिख लिया, अब यहां पे आ जाओ, डेमोग्राफिक कंडीशन के बारे में पढ़ेंगे, लिखो डेमोग्राफिक कंडीशन के बारे में लिखो, क्या है डेमोग्राफिक कंडीशन। नंबर 1, फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस 1881, पहले डीप जनगणना स्टडी हुआ था इंसानों के बारे में, कब, 1881 में ऑफिशियल सेंसस। सेकंड पॉइंट लिखो, द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड 1921, ये होता है पॉपुलेशन ट्रांजिशन का पहला स्टेटस, कि उससे पहले पॉपुलेशन डाउन फ्लक्चुएट कुछ भी हो रहा था, बट इसके बाद नेवर डाउन नेवर फ्लक्चुएट, बढ़ता गया। बर्थ रेट 48 पर 1000, डेथ रेट 40 पर 1000। लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितना यहाँ पे आ गया, सॉरी लिटरेसी कितना आ गया तुम्हारा यहाँ पे 16%, उसमें से फीमेल पार्टिसिपेशन कितनी है, 7% ओनली। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कितना आ गया यहाँ पे, 218 पर 1000, ठीक है, 218 पर 1000 इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। हो गया जी, आगे बढ़े। लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखो कितना, 32 ईयर्स। बहुत टाइम पे तुम्हें कहीं के बारे में मिलेगा 44, उसको भी ध्यान देना। वाइड स्प्रेड पॉवर्टी, उस टाइम पे गरीबी तो भर भर के था, हाँ इसी में ही था, वो डेमोग्राफिक कंडीशन में ही है। लिटरेसी 16%, हाँ, वुमेन 7%। ऑक्यूपेशन पे आ जाओ, प्राइमरी 70, सेकेंडरी 10%, और टर्सरी यहाँ पे कितना आ गया, 20%। एक्चुअली एक और भी फिगर तुमको यहाँ पे मिलता है, वो मैं तुमको दिखा दूं, कि ये मिलता है तुम्हें कहीं कहीं 72, ये मिलेगा 10, बट ये मिलेगा तुम्हें 18, ये मिलेगा 18, ये भी चेक कर लेना। हो गया जी। वो होगा साथ साथ में, कंपेयर नहीं करेगा, अलग अलग। फिर एक बात करेंगे फटाफट से इंफ्रा के बारे में, इंफ्रा वाला इंपोर्टेंट होती है, लिखा दूंगा लास्ट में, कौन सा इंपोर्टेंट है कौन सा नहीं, अब तुम करो। इंफ्रा लिखो, इंफ्रा किस लिए हुआ था नॉर्मली,
इंफ्रा को अगर समझे तो मेन बात होगी पहले हमारा रोड की। रोड किस लिए? शिफ्टिंग ऑफ रॉ मटेरियल, मेन मोटिव तो यही, भर भर के रॉ मटेरियल इंडिया से हम लेके चले, कहाँ? ब्रिटेन वाले, ठीक है, चोर थे मतलब पैदाइशी। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉम्बैट, यानी यहाँ पे क्या है, आर्मी को मोबिलाइज करने के लिए, यानी भाई ये रॉ मटेरियल तो कोई अपने मन से देगा नहीं, तो पहले बंदूक दिखा के धमकाना पड़ेगा। हमारे लोग भी उस टाइम पे कितना पागल है, आर्मी भी हमारी इंडियन लोग हैं, देने वाले भी इंडियन लोग हैं, हम हमसे डर के उनको दे दो सामान, है ना? कितनी बेवकूफ भरी हमारे दिमाग में थी। कोई बात नहीं, चलो जो हो गया वो हो गया। रेलवे 1850, कब आया रेलवे? 1850। लोकोमोटिव कब आया? 53, 1853। हाँ, मतलब इंसानों को पैसेंजर वाला ट्रेन ये था 1850 में, ये बस रॉ मटेरियल वाला गुड्स वाली ट्रेन हो गया। ये मेनली किस लिए? टू ब्रेक ज्योग्राफिकल एंड कल्चरल बैरियर्स, एनहांस। इन्होंने तो मोबिलाइज करने के लिए रॉ मटेरियल को किया था, बट हमारे लिए पूरा इंडिया को एक करने के लिए एक मेन मोटिव मिल गया कि हम सोचते थे पहले, क्या नाम है इसका, यूपी एक देश है, ओडिशा और एक देश है, महाराष्ट्र और एक देश है, एमपी और एक देश है, बट ये सारे देश मिलकर सब स्टेट हो गए, हम पूरा एक ही में कन्वर्ट हो गए इंडियन में। तो ये चीज है, तो सारे यहाँ पे टूट गई, सब कुछ ठीक हो गया। एनहांस कमर्शलाइजेशन, यानी पूरा जो कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर था, अलग अलग मार्केट के एक्सेस, बंगाल था, अलग से नहीं था वो। बंगाल यानी कितने कितने मिलके, बिहार, वेस्ट बंगाल, हाँ, छत्तीसगढ़, बांग्लादेश, ये सब बंगाल में आते थे। हाँ जी, हाँ हाँ सारे, पूरा जो ये वो ईस्टर्न साइड था पूरा बंगाल करके बंगाल की खाड़ी, बंगाल, ये सब उस नाम से उस टाइम पे फेमस था। हाँ, सेम हो गया। चलो आगे, नेक्स्ट पे आ जाओ। रेलवे लिख लिया सबने, दो डेट डाल दिया। 1850 में तुम्हारा गुड्स वाली ट्रेन था, 1853 में लोकोमोटिव था। लोकोमोटिव है वो साहिब सिंध और सुल्तान, 34 किलोमीटर मुंबई टू थाने, वो वाला कहानी है वो। बट पहला डेट पूछेगा तो क्या लिखना? 1850। उसके बाद आ जाओ, एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट। मैक्सिमम जो सारे वाटर ट्रांसपोर्ट उसी टाइम पे रीडेवलप करे गए थे, जितने भी पानी वो सारे बंदरगाह थे। अब ज्यादा था नहीं इसमें, हमारा एविएशन इंडस्ट्री ना ज्यादा कुछ खास नहीं हुआ था। 1932 में पहले बार जो टाटा जी लेके आए थे उसको उड़ा के, ठीक है, उन्होंने सोचा था कि मैं करूं, जो एयर इंडिया आज की डेट में है, तो वो उन्हीं का ही देन है। उसके बाद आज जो कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन में क्या हुआ? टेलीग्राफ हुआ और पोस्टेज हुआ, हो गया। हाँ, तो टेलीग्राफ तो ज्यादा खर्चीला था उस टाइम पे, बहुत एक्सपेंसिव था, बट पोस्टल, ये लिख लो, डेट डाल दो, पहला पोस्ट कब आया था कब नहीं। ये पहला पोस्टल स्टाम्प का नाम है, ये अपने हिसाब से स्पेल आउट कर लो इसको। हो गया। तो जो पोस्टल और टेलीग्राफ आया था वो उसकी मेन पर्पस क्या था? टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर को फास्टली मेंटेन करने के लिए, कि नहीं तो फिर पैसेंजर भेजेंगे, मैसेंजर भेजेंगे, फिर वो टाइम लगेगा, इसलिए ये बड़ा फास्ट काम करेगा, तो इसलिए हमने इसको इंट्रोड्यूस कर दिया था। टॉपिक खत्म हो गई, चैप्टर में कितना था, अभी पॉजिटिव इंपैक्ट पढ़ेंगे, जो कि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने आप में, क्या क्या है कॉलोनियल इफेक्ट का। लिखो, पॉजिटिव इंपैक्ट, ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चरल सेक्टर ड्यू टू कमर्शलाइजेशन। हम पहले खुद के लिए, हम यहाँ पे सब्सिस्टेंस इकोनॉमी कर रहे थे, तो उनका आने से क्या हो गया? सस्टेन इकोनॉमी हो गया, ठीक है। तो ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चरल सेक्टर बढ़ गया ड्यू टू कमर्शलाइजेशन। बेटर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन हो गया, रोड एंड रेलवे से बढ़ गया। चेक ऑन फेमाइन, ये भाई ट्रांसपोर्ट की वजह से, रोड की वजह से। इफेक्टिव मॉनेटरी सिस्टम, पेपर करेंसी उन्होंने लॉन्च कर दी, ठीक है। हम उस टाइम पहले क्या था हमारे पास, जो राजा जिस एरिया में, उसकी सर की जो कॉइन था, कोई तांबा, कोई कॉपर, कोई कुछ गोल्ड, कोई सिल्वर। उसके बाद इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, जो अभी हमारा किंग रूल था वो हटेगा और मिनिस्ट्री वाला रूल आ गया हमारे पास। आ जाओ, अभी यहाँ पे कुछ चीजें नोट कर लो।
यानी इनकी ड्रॉबैक जो था पूरा चैप्टर की भर में हमने ड्रॉबैक ही पढ़ा, बट कुछ दूसरे नाम से ड्रॉबैक होगा, उसको हम चेक करेंगे। लिखो, इसके नाम की मतलब समझ लो, नोट में डाल दो। सेमी फ्यूडल इकोनॉमी, इसका मतलब क्या है? जहां पे मिडिलमैन बीच में आ गया ना, जमीन की मिडिलमैन थे, जमींदार ओनर, काम करेगा टिलर, टैक्स लेंगे गवर्नमेंट, ये सिस्टम को हमने क्या बोल दिया? सेमी फ्यूडल इकोनॉमी। लिखो, लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट रिलेशनशिप को हम बोलते थे। हो गया। उसके बाद टिलर टेनेंट कुछ भी बोल दो। डिप्लीटेड इकोनॉमी, इसको हम क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएटेड इकोनॉमी, यानी फिजिकल एसेट्स हमारे पास जो था उसको यूज करते करते उसके रिप्लेसमेंट में क्या हुआ, क्योंकि मैन क्या, लैक ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री, हमारे पास कुछ था नहीं, तो ये चीज है हमारी इकोनॉमी, ऐसा इकोनॉमी था। एक बार कोई एसेट्स आया, इन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया, वो खत्म था, हमारी इंडस्ट्री भी खत्म। एम्प्यूटेड इकोनॉमी क्या है तुम्हारा? डिवाइड एंड रूल इकोनॉमी। डिवाइड, उनके पास मैन इकोनॉमी यही था, बोला ये साथ में रहेंगे तो अपने डेवलपमेंट के बारे में सोचेंगे। डिवाइड एंड रूल, बोला मुस्लिम अलग, क्रिश्चियन अलग, ये सब अलग करो, हिंदू अलग करो, ठीक है, आपस में लड़ते रहेंगे तो कोई ध्यान नहीं देगा। आज की गवर्नमेंट भी वही तो करता है। ये ध्यान देना कि मान लो गवर्नमेंट को कुछ करना होगा चुपके से अपने काम, वो कोई फालतू के मुद्दा उठा देगा, उसमें पब्लिक भिड़ती रहेगी। अब किसी को भी पकड़ के बोला ये यूट्यूबर है, उसने कोई कंट्रोवर्सी कर दिया, बोला इसको थोड़ा सा उछालो, लोग की ध्यान इस तरफ बांटो, तो लोग इस तरफ है तो हम अपने काम कर लो चुपचाप से। तो ये चीज है, हर गवर्नमेंट ऐसे ही करता है, तो इसने कुछ ज्यादा करा था, इनसे तो हमने सीखा है। सारा हमारा जो आज की जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इन्हीं की देन है, जो लिख के गए 1935 वाला रूल वैसे ही में, जरूरत पड़ने पर थोड़ा वो चेंज करते हैं, और तो सेम सेम चीज है। चलो, आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस चैप्टर में क्या क्या क्वेश्चन तुम्हें याद करनी है? एमसीक्यू की फॉर्म में वीकेआरबी राव की साइंटिफिक इकोनॉमिक जो कंडीशन था, पहला। सेकंड, कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के बारे में बात किया, जो टू फोल्ड मोटिव है उसके इंपैक्ट वगैरह। ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ, क्या हमारे पास आया पैसे फिर कहां गया। उसके बाद ओपनिंग ऑफ सुएज कैनल और उसके आउटफ्लो ऑफ सरप्लस, उसी के बारे में वही सेम सेम चीज है। एंड पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ कॉलोनियल रूल, ये, हाँ, हो गया। ये सारे चीज इसको तुम्हें याद करके जानिए, और इसमें कुछ खास इंपोर्टेंट है नहीं। हो गया।